आ जाओ। हाँ, क्या कुछ एक दो टॉपिक रह गए, मतलब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है बेसिकली जो हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चंस बच गए हैं। क्या बच गए हैं? क्वेश्चंस। वो एक टॉपिक है, गर्वित ने मुझसे पूछा था क्या क्या नाम है जब हम लोग अभी क्विज के पहले कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। एक और नई बात एनसीईआरटी में लिखी हुई पाई जाएगी, है ना। एक और वर्ड है रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। वर्ड देख के डरो मत, है ना, कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या बात है ना। आप लेकिन एक सवाल करते हैं और रेडियस ऑफ गायरेशन का एप्लीकेशन बताता हूं कि क्या यूज है, क्या नाम है ना। एक सवाल करते हैं, ध्यान से सुनो। सवाल कुछ ऐसा है, क्या है कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है, तीन स्फीयर्स है, थ्री स्फीयर्स है आइडेंटिकल, है ना, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। सबका मास m है और रेडियस कितना है r, ऑल थ्री, है ना, ऑल थ्री हैव मास m एंड रेडियस r। अब जो ये लाइन बनाई गई है पतली सी, इसको मान लो x और इसको मान लो x डैश, है ना। इन तीनों को एक दूसरे से चिपका लिया है, तीन बॉल्स, है ना, तीन स्फीयर्स एक दूसरे चिपका लिया और इस पॉइंट के अबाउट तीनों को नचा रहे हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तीनों को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। चमक रही है बात, है क्या? तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड MOI अबाउट x डैश, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सिस्टम का। सवाल चमक रहा है? ट्राई करो, चलो। चलो फटाफट कोशिश करो। सर ये सॉलिड स्पेस है। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर्स, है ना। फटाफट करना क्या मैं बताता हूं। हर एक स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो और सबको जोड़ लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो और फिर सबको जोड़ लो। लोग पूछ रहे हैं सर इसमें पैरेलल लगेगी कि परपेंडिकुलर, मुझको तो कुछ पता नहीं, तुम्हें देखना है। लोग मुझे से पूछ रहे हैं। मार्किंग कर देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं 1, इसको लिख देता हूं 2, इसको लिख देता हूं 3। तीन स्फीयर्स है ना, 1 2 3 ऐसे मार्क करते हैं। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, लेट्स चेक आउट, है ना। पहली बात सेंटर के अबाउट, है ना, इस 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है MOI। किसके अबाउट लिख रहा हूं? x डैश के अबाउट, है ना। 2mr²/5 सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट तो 2mr²/5। ये वाले 2 वाले को देखो, ये इसके लिए एक टेंजेंट है। 2 वाले स्फीयर को देखो ना, एक ऐसे है और इसके अबाउट पूछा गया है, तो इसका पता है ये ICUM है और ये वाला R है, इसमें जोड़ लो ICUM प्लस mr², तो इसका आ जाएगा 7/5 mr²। चमक रहा है? 2mr²/5 प्लस mr², तो 7/5 mr²। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड वाले का भी। तो अब सबका जोड़ना ही है। किसके अबाउट लिखा है? ये x डैश के अबाउट, इसके अबाउट, क्योंकि पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अबाउट सेम लिखना है। कुछ लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं, 2mr²/5, 2mr²/5, इसका भी 2mr²/5, टोटल 6mr²/5।
टोटल 6 mr²/5। गलत, तबाही है। क्यों 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 ऐसा क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये अगर तुमने लिखा 2 mr²/5 तो ये इसके अबाउट है, इसको नहीं एक्सिस मान लेते हैं ए डैश। तो तुमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों जोड़ लिया। अरे एमओआई माना स्केलर क्वांटिटी है, पर होना चाहिए सेम एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए सेम एक्सिस के अबाउट। तो अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? सबको जोड़ लो, 2 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 7 2 14, 14 और 2 हो जाएगा 16 mr²/5। यहां तक कोई दिक्कत है? 16 mr²/5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना दिव्या, बहुत बढ़िया, पक्का चमक गई बात। 16 mr²/5। यहां तक किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ लो, थम्स अप बनाओ फटाफट। डन है ना? ऐसे काम ये तुम देखो, ये वाला पार्ट पहले भी कर चुके हैं हम लोग, है ना, सॉलिड साइड वाला। अब देखो, अब बच्चों ने बोला सर रेडियस ऑफ गायरेशन कहां से आ गया? मैंने कहा देखो होता क्या है कि उन लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछो, मतलब रेप्यूटेशन डाउन होती है ना कंपटीशन वालों की। अरे इज्जत का सवाल है भाई, तो रेप्यूटेशन डाउन होती है, तो ऐसा नहीं पूछते हैं। वो बोलते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। तो क्या करें, इसको इक्वेट कर लो mk² के। m ने m को मार दिया तो k की वैल्यू आ गई √16 r²/5, मतलब 4r/√5। ये k है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये k है रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे तुम लोगों को चमका ही नहीं। करना क्या है, उसको mk² के बराबर कर लेना है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ना उसको mk² के बराबर कर लो, खत्म, पक्का 100% है ना। जो भी रेडियस ऑफ गायरेशन है उसको mk² के बराबर कर लो, काम कर लो, है ना। बस यही करते समय गलती कर गए हैं, वैसे यही करते समय बस यहीं पे गलती कर गए। क्या है बात समझना, m है m टोटल, टोटल मास कितना है? टोटल मास कितना है? 3m। तो m टोटल की जगह क्या लिखना चाहिए? 3m। क्या लिखना चाहिए? 3m। तो एक और 3 आएगा साथ में बस, तो नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं √15। चमक गया क्या तुम लोगों, है ना? m टोटल इज 3m। क्या लिखना है? 3m। बहुत ही छोटा सा सवाल लिया है, एकदम पिक करके लाया हूं मैं 100%। ये कुछ करना नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, तुम मेरी बात समझना। अब इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं तो मैं समझाता हूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। पहली बात तो समझ में आया, करना क्या है। कोई रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो क्या करना है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। क्या निकालो? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको m टोटल इंटू k² के बराबर कर लो। किसके बराबर कर लो? m टोटल इंटू k²। अब टोटल मास कितना है? m टोटल हो गया 3m, तो 3m लिख लिया, है ना। 3m से भाई m ने m को मार दिया, 3 नीचे आ गए, k की वैल्यू लिख ली, खत्म, आंसर। एग्रीड है? 100%। कहानी क्या करनी है ना, ये वाला काम है। अब क्या सिग्निफिकेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये बोलता है कि आप जो भी सिस्टम का टोटल मास है उस पूरे मास को किसी एक पॉइंट पे रख लो। वो दूरी मान लो k है। क्या है? k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। बोला जो भी सिस्टम है ना तुम्हारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम का अरेंजमेंट है, बोला उसका जो टोटल मास है वो उठा के किसी एक पॉइंट पे रख दो, किसी एक पॉइंट पे रख दो उसको उठा के, उस टोटल मास को। और उस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट आएगा। पॉइंट मास का, उस पॉइंट मास का जो जितनी दूरी पे रखा हुआ है, मान लो k दूरी पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा उसी एक्सिस के अबाउट क्या आएगा? 3m। यहाँ पे m टोटल 3m है, 3m k²। वो वही होगा जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बात समझो, है ना। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है तो करना क्या है मुझको? कुछ नहीं है ना। देखो क्या बोला गया कि इस पूरे को मिटाओ। मैं बता रहा हूं अभी, रुक जाओ। हाँ सुनो, इधर भाई बोला गया कि इस पूरे का सिस्टम जो है, ये एक एक्सिस है x x डैश की, ये एक एक्सिस है x x डैश की। हाँ, अब बोला यहां से k दूरी पे एक टोटल मास रख दो। वो टोटल मास है मान लो 3m। कितना है यहां पे? तो 3m।
अब जो भी टोटल मास इस एक्सिस, ये पूरा पॉइंट मास बन गया, क्या बन गया, पॉइंट मास। तो इसके अबाउट इसका, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, m टोटल इंटू के स्क्वायर। अरे एम आर स्क्वायर लिखता हूं ना, क्या लिखता हूं, एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का। तो बेसिकली इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया है। किस में कन्वर्ट कर लिया है, पॉइंट मास। तो इट इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास इनटू अ पॉइंट मास। तो ये कहानी है, बोला गया है कि इस पूरे में क्या करो कि एक के रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, और के एक दूरी है, रेडियस है, कितनी वो रेडियस है जितनी दूरी पर टोटल मास रखो, और उस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसी एक्सिस के अबाउट वो सेम आएगा जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चमक गई बात है, 100% डन। हाँ, अब किसी को पूछना है जो कुछ पूछ लो, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, है ना, चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट, फिर आगे बढ़े। डेफिनेशन कुछ नहीं, अरे डेफिनेशन कुछ नहीं है, पहली बात लोग डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन नहीं है कोई, डेफिनेशन मत लिखो, मेरी बात समझो, है ना, डेफिनेशन मत लिखो। 16 mr स्क्वायर वाला m कहां गया, अरे इधर m को 3m लिख लिया तो m ने m को मार दिया, m टोटल को 3m लिख लिया तो m ने m को मार दिया, तो बस ये 3 मल्टीप्लाई हो गया तो इधर 3 5 15 हो गया, m उड़ गया, है ना, पहली बात। तो ईशान समझ में आ गई बात आपको, ईशान, है ना, m टोटल की जगह 3m लिखा है मैंने और काम कर लिया, ठीक। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर डेफिनेशन बोलो, भाई डेफिनेशन मत समझो तुम, है ना, तुम इस बात को समझो कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी है जिस दूरी पे अगर टोटल पॉइंट मास रखूंगा, टोटल सारा जो मासेस है उस पूरे को उस पॉइंट पे रख दूं, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो सिस्टम का है, राइट। तो वो m टोटल, अब बच्चा क्या करता है, m के स्क्वायर लिखता है, m से m को मार देता है, आंसर गलत लिखता है, तो समझ गए होगे गलती क्या करता है, गलती क्या करते हैं वो समझ में होगा, ऐसी बात है ना। अब जो यहाँ पे सवाल लिखा गया है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था, ये AIPMT में पूछा गया था 2014 या 2015 में, है ना। यहाँ पे तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने पूछा था, है ना, AIPMT में 2015 के मेडिकल का पेपर होता है AIPMT, है ना, उसमें पूछा गया था। डन, आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू, है ना। अब सुनो और बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है ना, पूरे सिस्टम का क्या लिखना है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर लो, कहानी खत्म। आओ आगे सुनो और बात करें हम लोग, है ना, और बातें करें और सुने। देखो बोला गया एक और सवाल याद करो, हमने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में एक सवाल होता था क्या कि भाई एक ऐसे रॉड है, याद है ना, उस पे ऑब्जेक्ट रख देते थे या आदमी रख देते थे, और बोल रहा था कि एक आदमी ने कैप फेंक दी थी, याद है, एक आदमी ने कैप फेंक दी थी और बोला था कि भाई अब बताओ कि वो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसी बात है। अब समझो, बोला कि अब हम ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, बोला गया इससे कुछ दूरी पे, यहां से l/4 दूरी पे मान लो, है ना, एक आदमी है जिसका मास है m/2, कितना है, m/2। मुझे बोला गया फाइंड पॉइंट एट विच a knife edge shall be kept to balance it। बोला गया कहां पे एक नाइफ का एज रखो। नाइफ एज का मतलब क्या होता है कि एक पतला सा पॉइंट, नाइफ एज मतलब क्या, एक थिन, है ना, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। कोई नॉर्मली हिंज होता है तो उसमें भाई नॉर्मल हिंज में क्या होगा तुम समझो, तो एकदम ऐसे नहीं होता है ना, यहां पे मान लो इधर कोई फ्लैट सरफेस है तो ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बनेगा। नाइफ एज मतलब एकदम पतला सा था, तो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे रखोगे नाइफ एज, उसको बैलेंस कर ले। नाइफ एज को कहां रखोगे, उस नाइफ पे बैलेंस कर लो, सिर्फ चक्कू पे,
फीलिंग समझ पा रहे हो? नाइफ एज का सिग्नल, मतलब नाइफ एज का ये मतलब नहीं है नाइफ है, चक्कू रखा हुआ एक्चुअली में, है ना, खून खराबा की बात नहीं हो रही है। नाइफ एज मतलब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, नाइफ बहुत ही थिन होगी इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ऐसा वर्ड बोला जाता है ना। लोग तो खून खराबे में पहुंच जाते हैं, तबाही मचाने लगते हैं। हाँ चलो, नाइफ वाइफ का मास नहीं है ना। हाँ, नाइफ एज मतलब बहुत ही पतला, बोला उससे उसमें बैलेंस कर लेना है, उस पे क्या कर लेना है, बैलेंस, और कुछ नहीं है। पक्का? तुम समझो ऐसे सवाल में करना क्या होता था, याद करो पहले। ऐसे सवाल में क्या करना होता था, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था, याद है क्या? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है और वही पॉइंट क्या है, नाइफ एज, मतलब वहीं पे नाइफ एज रखना है। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन और सुनो, ऐसा क्यों उसका रीजन सुनो। देखो मेरी बात समझना है ना, पहली बात। अच्छा ये बताओ, सिस्टम देख के बताओ, क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? सेंटर ये है, इस सेंटर पे लग रहा होगा mg रॉड का, है ना। अब बताओ ये इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के बाहर आएगा? कहां आएगा? इन दोनों के बीच में, आदमी और इस सेंटर के, कि बाहर, अंदर या बाहर? अंदर, पक्का अंदर। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, अंदर आना चाहिए। क्यों? सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर के पास होता है, इस साइड वाली हैवी है भाई, इस साइड वाला पार्ट हैवी है ना, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होता है, भारी वाले के पास, पक्का। और अब लॉजिकल भी सुनो, अगर कहीं यहां पे नहीं, यहां पे मैं मान लेता हूं हिंज करना, ऐसा क्यों, उसका रीजन समझना। हिंज मतलब नाइफ एज रखा है, ऐसा रखूंगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल। फील कर पा रहे हो, है ना। अब इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से मेरी बात फील करना। मैं पहले एफबीडी बनाता हूं, है ना, रॉड पे देखना, रॉड पे एक नॉर्मल लग रहा है, रॉड पे इस आदमी पे नीचे लग रहा होगा m/2g, तो रॉड ने उस पे नॉर्मल लगाया होगा ऊपर m/2g। बात सुनो ध्यान से, बाद में छाप लेना, छपाई बाद में कर लेना, अकाउंटेंट बाद में बन लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो ध्यान से, है ना। बोला इस आदमी पे नीचे लग रहा होगा m/2g, तो रॉड ने उस पे नॉर्मल लगाया होगा ऊपर के साइड m/2g। पर जैसे ही रॉड ने आदमी पे ऊपर लगाया होगा नॉर्मल m/2g, तो रॉड पे भी नीचे लगा होगा एक m/2g, पक्का। तो इफेक्टिवली ऐसा लग रहा होगा कि इस आदमी की वजह से एक नीचे फोर्स लग रहा है m/2g। डन, आदमी की वजह से। तो मतलब एक ये रॉड बना ली मैंने, रॉड पे एक फोर्स इधर लग रहा है mg/2, एक इधर लग रहा है mg। अब बात समझना, अगर मैं हिंज सेंटर में करता हूं तब तो मैं बचता हूं, क्यों? क्योंकि ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं mg/2 प्लस mg, तो मतलब कितना, 3mg/2। मैं चाहता हूं इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस है मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे मतलब नेट फोर्स 0 है, पर कुछ और भी, नेट टॉर्क भी 0। क्या हो? नेट टॉर्क 0, एंड नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट शैल बी 0। पूरी दुनिया के अबाउट नेट टॉर्क 0, मतलब अगर इस पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, ये वाला इस साइड घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा इसके अबाउट। तो इन दोनों का टॉर्क बैलेंस होगा। क्या होगा? बैलेंस, नहीं तो बैलेंसिंग नहीं होती। तुम बात फील करो, अगर मैं उठा के इसको इधर लगा देता और नॉर्मल इस साइड लगता, तो फोर्स बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता इस पॉइंट के अबाउट, और इस पॉइंट के अबाउट ही नॉर्मल का टॉर्क तो 0, क्योंकि दूरी ही नहीं है, r परपेंडिकुलर इज 0, r परपेंडिकुलर इज 0। भाई r परपेंडिकुलर इनटू f होता है ना, r परपेंडिकुलर इज 0 हो जाता, तो ये वाली कहानी गलत है। फील कर पा रहे हो मेरी बात दुनिया वालों? सही बात है, पक्का है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहली बात तो हिंज उस साइड लगना चाहिए, और हिंज उस साइड लगेगा तभी टॉर्क बैलेंसिंग होगी, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, पक्का है 100%। और सुनो, अब आगे और सुनना, और सुनो मेरी बात, है ना। अब देखो, हाँ
बोला अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करता हूं तो क्या लिखूंगा वो समझना। इस पॉइंट के अबाउट सर इसमें आर परपेंडिकुलर कहां है भाई, इस वाले के लिए अभी इसमें आर परपेंडिकुलर लिखता हूं तो वहां पे फील हो जाएगा, देख लो ध्यान से, है ना भाई। इन दोनों के बीच की दूरी देखो, ये वाला l/4, ये वाली दूरी तो पता ही नहीं है, मान लेते हैं यहां से x दूरी पे, है ना। तो ये पूरा क्या नाम है x दूरी है, तो ये होगा l/2 माइनस एक्स, l/2 माइनस एक्स प्लस इसमें से ही माइनस l/4 घटा लेता हूं तो ये बच जाएगा l/4 माइनस एक्स। ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ, यहां से लेके यहां तक की दूरी l/2, यहां से लेके यहां तक की एंड की दूरी l/2 क्योंकि सेंटर है। यहां से x दूरी पे हिंज कर लिया, सेंटर से x दूरी पे अगर हिंज किया तो बात समझना क्या होगा, सेंटर से x दूरी पे हिंज किया तो ये वाली दूरी होगी l/2 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा l/2 था। तो ये वाली दूरी कितनी है, l/2 माइनस एक्स माइनस l/4, मतलब l/4 माइनस एक्स। तो ये वाली दूरी है l/4 माइनस एक्स, और ये वाली दूरी तो x पहले ही मान चुके हैं। वापस बताऊं, वापस है ना, समझो ध्यान से क्या कि भाई इस वाले नॉर्मल से ये वाली दूरी पहले निकाल ली मैंने, है ना। बोला ये l/4 माइनस एक्स कैसे आया, ये पूरा l/2 था उसमें से x घटाया तो ये वाला l/2 माइनस एक्स, उसमें से भी ये घटा लिया l/2 माइनस एक्स माइनस l/4 तो l/4 माइनस एक्स, डन, है ना। जब ये l/4 माइनस एक्स आया तो मैंने बोला ये वाली दूरी l/4 माइनस एक्स, दोनों को माइनस किया तो राइट, और ये वाला तो इससे दूरी x था। तो अब मैंने बोला कोई बात ही नहीं है, टॉर्क इसको h बोल देते हैं, तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू mg इंटू एक्स, mg/2 इसको लिख लेते हैं चलो, l/4 माइनस एक्स माइनस mg इंटू एक्स माइनस mg इंटू एक्स, एग्रीड है, चमक गया, दोनों अपोजिट। दिस शैल बी इक्वल टू 0 क्योंकि बैलेंसिंग हो रही है, F net is 0, F net 0 और टॉर्क नेट इज 0, नेट टॉर्क इज 0 तो हर पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए, तो टॉर्क अबाउट हिंज शैल आल्सो बी 0। अब देखो mg उड़ गया हर जगह से, ये कितना आया मेरे पास माइनस x/2 माइनस x माइनस 3x/2, तो l/8 इज इक्वल टू 3x/2, तो ये कितना आया मेरे पास, x की वैल्यू आई 2, ये हमारा l/4 to 12, l/12 सही तो किया है, देखो ध्यान से सही है क्या, ये तो टॉर्क है, ये माइनस माइनस क्यों है क्योंकि अपोजिट है ना, एक का इधर टॉर्क लग रहा है एक का इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट टॉर्क लग रहे हैं ना, एक इस साइड घुमा रहा है एक इस साइड घुमा रहा है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं, इसलिए ऐसी बात। नितेश कहां गया, डन, हाँ राइट। अब देखो तो x की वैल्यू आई मेरे पास l/3 इधर गया, 4 आती है 4 12, बिल्कुल डन। अब क्या करो, अब इस रॉड का इस पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालो, इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए सेंटर ऑफ मास निकाल लो फटाक से, चलो इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए सेंटर ऑफ मास निकालो, चलो फटाफट करो, किसी पॉइंट को, है ना, इसको ओरिजिन मान लो या इसको ओरिजिन मान लो, जहां से मर्जी वहां से निकाल लो। हिंट अगर क्या नाम है सेंटर से ही निकाल लोगे तो अच्छा होगा, आंसर मैच कर जाएगा एग्जैक्ट, सेंटर से ही, रॉड के सेंटर से ही सेंटर ऑफ मास निकाल लो, रॉड के सेंटर से ही सेंटर ऑफ मास निकाल लो फटाफट।
मर गए मर गए मर गए, कहानी खत्म। XUM निकालता हूं, XUM देखो इसको ही ओरिजिन मान लिया तो m इंटू जीरो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है, यही तो होता है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको ही ओरिजिन मान लिया तो m इंटू जीरो प्लस यहां से इसकी दूरी ये l/4, ये पूरा l/2 था तो ये वाला भी l/4, इससे इसकी दूरी कितनी, ये l/4 है तो ये वाली पूरी दूरी कितनी है l/4, तो m/2 इंटू l/4 अपॉन टोटल मास 3m/2, 2 ने 2 को मार दिया, m ने m को मार दिया, 4 3 मल्टीप्लाई हो गया l/12 आंसर। बाकी लो, मैं अकेले ही समझ रहा हूं, डन है पक्का है ना। तो भाई कहानी ऐसे, अब तुम देखो कि बच्चे में बहुत सही, ये ऐसा हो क्यों रहा है। एक बच्चा आया, उसने आके बोला सही बात बताओ, है ना, बच्चा आके बोला कि सही बात बताओ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है ऐसी कहानी क्यों हो रही है। मैंने कहा मेरी बात समझ, देख एक लाइन में बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मिटाऊं ये सब मिटाऊं, है ना। देखो मैंने कहा एक्चुअली में बात समझो कि ऐसी कहानी क्यों हो रही है। उसका रीजन है कुछ, जब मैं टॉर्क अबाउट हिंज लिख रहा हूं कोई, या टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट लिख रहा हूं, एनी पॉइंट, एनी लिख देता हूं, कोई और पॉइंट है, क्योंकि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शैल बी जीरो ना, यही तो बोला गया है, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शैल बी जीरो। मैं इसको मैं m1 मास मान लेता हूं, इसको m2 मास मान लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, m1g इसका वेट इंटू x1 प्लस m2g इंटू x2, यही तो लिखूंगा, यही लिखूंगा ना, टॉर्क यही टॉर्क होगा किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, है ना, m1g इंटू x1 प्लस m2g इंटू x2, x1 x2 से दूरी है, राइट, दिस शैल बी इक्वल टू जीरो। अब g कॉमन ले लो, g उठाए कचरे में डाल लो, तो m1 x1 प्लस m2 x2 इज जीरो, और यही तो सेंटर ऑफ मास की बात है, m1 x1 प्लस m2 x2। इसका मतलब क्या है कि मैंने XUM को ही ओरिजिन मान लिया भाई साहब, XU क्या मान लिया, ओरिजिन। अगर XUM को ही ओरिजिन मान लिया तो उसी पे बैठ गया, और ये x1 x2 ये सारे सेंटर ऑफ मास के हिसाब से थे, मतलब ये जो एनी पॉइंट है ये एनी नहीं है, ये तो सेंटर ऑफ मास है भाई। अरे एनी हो एनी सेंटर ऑफ मास भी तो एनी पॉइंट ही है, कोई एक तो पॉइंट है ही ना सेंटर ऑफ मास, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो है, तो वो इसीलिए ऐसी बातें बन रही हैं। फील हो पा रही है तुम लोग को मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, पक्का है ना, कि कहानी ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हम यहां पे क्यों सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। अब टॉर्क निकाल के कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, पर लेकिन सेंटर ऑफ मास निकाल के कैलकुलेट करना बड़ा आसान है ना, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आसान है इस सिस्टम का, वहीं पे टॉर्क निकाल के ढूंढना इसको बड़ा मुश्किल है, मामला फंस जाता है। सर x2 का, अरे x2 जीरो हो गया ना, अरे मान लिया भाई कोई भी m1 x1 और m2 x2, कोई भी x1 x2 दूरी है, m1 x1 और x2 कोई दूरी है ना किसी भी पॉइंट से, उसकी बात है। आ जाओ डन, आओ सुनो आगे बढ़ो, एक और सवाल पे बढ़ो। तुम पीछे समझ में आया कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास इन दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन में हम सेंटर ऑफ मास क्यों निकाल रहे हैं, वो समझ में आई बात, क्योंकि वो निकालो उसी पॉइंट पे एक्चुअली में उस पॉइंट के अबाउट भी सारा टॉर्क क्या होगा, जीरो, और हमें वो कंडीशन भी चाहिए होती है, इसलिए एक और सवाल करते हैं, सुनो अब ध्यान से, है ना, एक और सवाल क्या,
तुमने बहुत बार देखा होगा घरों पे सीढ़ियां होती है, सीढ़ी को ना ऐसे मतलब आप दीवार से अटका के रख देते हैं साइड में, लीन करके है ना, मतलब ऐसे ऐसे टेक दे के ऐसे रख देते हैं सीढ़ियों को। देखा है कभी ऐसी कभी दृश्य? तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही हो तो हाँ अब सुनो, ऐसा होता है। हाँ देखो सब कुछ लोग सीढ़ी क्या होती है, हम तो प्लेन से उड़ते हैं सीधा। हाँ लोग ना अलग ही है, टाइम पास। हाँ इधर देखो, हाँ तो बोला क्या कि एक रॉड रख दी। क्या रख दी? रॉड। ये एक रॉड लाके ऐसे लीन करवा दी इसके ऊपर, राइट। अब इस रॉड की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। इस रॉड की स्टडी करते हैं, लीनिंग ऑफ रॉड पे बहुत सवाल आते हैं, ऐसे बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को, बहुत परेशान करते हैं ना, तो हम इसको सही से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। बोला बात समझो, इस रॉड का जो सेंटर होगा, क्या होगा? सेंटर। इस रॉड का मास m और लेंथ कितना? l। एग्रीड है? मास m और लेंथ कितना? l। बोला मान लेते हैं कोई भी सेंटर है ये वाला, ऐसा सेंटर कोई भी क्या एक ही होता है, हाँ तो एक सेंटर है ना। अब बोला इस सेंटर पे भाई फोर्स लग रहा है mg। क्या लग रहा है? mg। अब ये अगर हम चाहते हैं जो हम सीढ़ी रख के गए, सामान रख के गए वहां पे रुका रहे, तो हमें क्या चाहिए होगा? नॉर्मल। क्या चाहिए होगा? नॉर्मल। पहले तो नेट फोर्स जीरो करना है, फिर क्या जीरो करना है? नेट टॉर्क। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज जीरो। व्हाट डू मीन बाय बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज जीरो। तो एक नॉर्मल ऊपर के साइड लगना चाहिए, एक नॉर्मल ऊपर n1, राइट। पर लेकिन जब ये दीवार ये सीढ़ी आके इस पे अटकी होगी तो इसने भी एक नॉर्मल मारा होगा इधर n2। एग्रीड? एक उधर n1 और एक इधर क्या? n2। ऐसे दो नॉर्मल मारे गए होंगे। डन डन है ना। अब जैसे ही ये देखा मैंने कहा बात समझो कि वर्टिकल फोर्सेस के लिए तो n1 इज इक्वल टू mg हो गया फॉर वर्टिकल। F वर्टिकल शेल बी जीरो। वर्टिकल समझ में आ रहा है ना, ऊपर ऐसे वाला। बोला वर्टिकल जीरो तो ऐसा हो गया, पर हॉरिजॉन्टल में देखो तो बड़ा लोचा है। F हॉरिजॉन्टल होना तो चाहिए जीरो, पर हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स दिख रहा है n2। तो दूसरा कौन है? दूसरा कौन है दुनिया में? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा तुम्हें समझ में आ रहा होगा? ग्राउंड के नीचे। यहां पे फ्रिक्शन पक्का होना चाहिए और वो भी ऐसे लगना चाहिए, तभी इस n2 को रोक पाएगा, तभी इस n2 को रोक पाएगा, नहीं तो रोक नहीं पाएगा। डन है ना। ऐसा है तो मतलब F shall be equal to what? n2। ये मान ली बात है, इतनी बात चमक गई है। डन है ना। पर F की मतलब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड shall be equal to n2। अब जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना। फ्रिक्शन सदियों पहले, हाँ अरे जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। मतलब जो F मैक्स है वो shall be लेस देन, अरे F required shall be less than or equal to F max, and F max is equal to what? Mu into n1। म्यू इंटू n1, और n1 किसके बराबर है? mg के, मतलब दिस इज म्यू इंटू mg। पक्का? वॉल पे नहीं है फ्रिक्शन। लोग कह रहे हैं यहाँ पे वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, वॉल पे भी फ्रिक्शन नहीं मानी गई है, वॉल पे भी फ्रिक्शन नहीं मानी गई है। फ्रिक्शनलेस साइड वॉल है, साइड वॉल इज फ्रिक्शनलेस, ये माना गया। ठीक है, डन डन, चमक गई बात। और लोग कह रहे हैं सर साइड वॉल क्या फ्रिक्शन की नहीं रोकेगा? अगर फ्रिक्शन होगा भी यहां पे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ऊपर या नीचे। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या फिर किधर लगेगा? नीचे। भाई दो डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे में लग सकता है। अब ये फ्रिक्शन n2 को नहीं रोक सकता, ये अलोंग द सरफेस लग रहा है ना, ये n1 और mg में कम ज्यादा करेगा। अगर साइड वॉल में फ्रिक्शन होता तो वो वर्टिकल लगता, और वर्टिकल लगता तो n1 और mg में खेल दिखाता अपना। चमक गई बात? जो लोग डाउट पूछ रहे हैं है ना। अब सुनो, तो इसको अभी तो मिटा देता हूं, फिर कभी ऐसा भी कर लेंगे।
बहुत दिन है वापस आओ सुनो। हाँ अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब तो मैंने बोला मतलब n2 ये fr n2 के बराबर है, मतलब n2 शैल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत, कोई मरा अभी तक? सब बढ़िया चल रहा, किसका खेल नहीं आया अभी तक? क्या नहीं खेल खेले? अरे रोटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉर्क नहीं लगाओगे कैसे चलेगा? टॉर्क तो लगाओ। अभी तो एफनेट 0 किया है, अभी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लाए हो। क्या लेके आए हो? ट्रांसलेशनल। अब रोटेशन भी लाओ। रोटेशन इक्विलिब्रियम के लिए किसके अबाउट? मैंने कहा कुछ मान लेते हैं पहले, ये वाला एंगल थीटा और इसकी लेंथ तो कितनी है L। अब समझना, टॉर्क किसके अबाउट लिख देता हूं? सबसे ज्यादा खुपेज कहां पे? टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए पहली बार। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मींस टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट शैल बी 0। कौन सा पॉइंट पकड़ूं जिससे ज्यादा फोर्सेस के टॉर्क मर जाए, जिसको ज्यादा फोर्सेस 0 हो जाए? अब देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो mg का 0, इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो n2 का 0। अरे जिस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे हो उस पे कोई फोर्स लगे तो उससे कोई टॉर्क नहीं, उससे कोई टॉर्क नहीं। नीचे वाले पे देखो, निकालू तो 2 मर जाएंगे n1 और f। नीचे वाले पे निकालू तो 2 मर जाएंगे n1 और f एक साथ, 2 की तबाही हो जाएगी 2 0 पे। तो मैंने कहा नीचे वाले को पकड़ लेते हैं, नीचे वाले को पोपटलाल बोल लेते हैं, पोपटलाल के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। एग्रीड? हाँ, टॉर्क अबाउट पोपटलाल P इज व्हाट? पहले अब तुम देखो P के अबाउट बैठ के देखो ध्यान से, mg इधर घुमा रहा है और n2 इधर घुमा रहा है, उल्टा दिख रहा है। mg इधर क्लॉकवाइज, n2 इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। टॉर्क अबाउट P लिखता हूं। कुछ लोग तो कह रहे हैं अब नहीं अच्छा लग रहा है हमें। हाँ mg और परपेंडिकुलर दूरी, इधर रॉड है, कहां बनाओ? क्या खुपेज करूं? इधर कर लेता हूं, चलो। ये वाला एंगल थीटा, ये वाली दूरी है L/2 की। इस पॉइंट पोपटलाल से परपेंडिकुलर दूरी, मतलब ये वाली चाहिए। ये L/2 है तो ये होगा L/2 cos थीटा। चमक गई बात? ये वाला L/2 है तो ये होगा L/2 cos थीटा। इधर लग रहा है n2, इसकी वजह से परपेंडिकुलर दूरी इससे, ये वाली इस पॉइंट से, ये फोर्स का ही डायरेक्शन है ना, तो इससे परपेंडिकुलर दूरी ये वाली होगी ना, और यही वाली दूरी इसके बराबर है। ये पूरी लेंथ L है तो ये होगा L sin थीटा। चमक रही है बात? mg के लिए परपेंडिकुलर दूरी ये वाली, क्योंकि mg का फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ये है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी ये वाली, इसका इधर वाला है तो इसके लिए परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है ना। तो टॉर्क इसका लिखा तो mg, तो अब पीछे से लिखता हूं, टॉर्क अबाउट P इज mg L/2 cos थीटा माइनस n2 L sin थीटा। आया नहीं? नो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है ही। पक्का पक्का? किसी और कोई डाउट पूछो? नेहा क्या डाउट है आपका? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आ जाओ, डन। अब सुनो, अब बोला गया टॉर्क अबाउट P शैल बी 0। अगर टॉर्क अबाउट P 0 होना चाहिए तो मैंने कहा दिस शैल बी 0 इक्वल टू कितना? दिस शैल बी 0 इक्वल टू कितना? देखो है ना, mg L/2 cos थीटा माइनस n2 L
साइन थीटा। n2 को उधर ले गए, एल तो मर गया, तो n2 इज इक्वल टू mg l/2 cot थीटा। दिस इज n2। वापस समझो, है ना, मैं टॉर्क बता रहा हूं, है ना, p के अबाउट, p पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूंगा तो n1 और f का 0, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इस n1 के लिए p पॉइंट से r परपेंडिकुलर 0, f के लिए p पॉइंट से r परपेंडिकुलर 0, mg इधर लग रहा है तो p पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी इसकी ये वाली है, ये है l/2, या एंगल थीटा है तो ये है l/2 cos थीटा। तो यही ट्रायंगल बनाया, इधर mg लिखा, ये l/2, तो ये है l/2 cos थीटा, राइट। उसके बाद ध्यान से देखो, और है ना, अच्छा l तो मर गया, ये mg/2 cot थीटा, है ना। अब सुनो, उसके बाद बोला गया इस n2 के लिए देखेंगे तो n2 के लिए परपेंडिकुलर दूरी इस p पॉइंट से, क्योंकि n2 ऐसा लग रहा है तो इससे परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है, तो मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी, ये पूरा l है, तो ये वाला एंगल कितना, l sin थीटा। टॉर्क है ना दिव्या, ओके। और किसी को कोई डाउट किसी इक्वेशंस में? n2 की वैल्यू आई है mg/2 cot थीटा, और n2 शैल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। अभी तक ये आई है इक्वेशंस में, लिए ध्यान से देखो, पहले मैंने एफ नेट 0 किया, यहां पे 2 इक्वेशंस बनाई, फिर फ्रिक्शन की कंडीशन लगाई, है ना, फिर टॉर्क 0 किया p पॉइंट पे, ऐसे काम किया। इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ू। आगे बढ़े, देखो n2 की वैल्यू आई मेरे पास mg cot θ/2, बोला पर n2 शैल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, मतलब दिस वैल्यू mg cot θ/2 शैल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। mg मरता हुआ दिख रहा है तुम्हें, और तुम्हें दिख रहा होगा कि मतलब cot θ/2 शैल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू, ये रिलेशन है, सो दैट कि जो वो रॉड है वो रेस्ट पे रहे, सो दैट वो जो रॉड है वो रेस्ट पे रहे। याद करो, ऐसा ही कहा था, म्यू शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, एंगल ऑफ रिपोज में म्यू शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता था इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम होती थी तो ऑब्जेक्ट स्लिप कर जाता था। अब की बार म्यू की वैल्यू है cot θ/2, पर ये तभी है जब एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और कोई भी चीज नहीं रखी गई है, सिर्फ एक रॉड अकेले है बेचारा। पक्का? तो रटो मत, है ना, समझना ही कैसे कैसे काम हो रहा है ना, कहानी कैसे काम हो रही है, क्या हो रहा है वो समझो, है ना। अब तुम देखो तो इस सवाल में हमने बहुत कुछ यूज कर लिया, क्या, एनएलएम यूज कर लिया, फ्रिक्शन यूज कर लिया, रोटेशन भी यूज कर लिया, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कर लिया, एनएलएम, फ्रिक्शन और रोटेशन, है ना, तीनों चीज यूज की हमने, हर जगह काम किया। फ्रिक्शन का भी ज्ञान आना चाहिए हमें, और फिर एनएलएम में फोर्स बैलेंसिंग करना आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए, सब काम आना चाहिए, तब तो बात बनेगी। डन। एक और सवाल पे है। अब इसमें परेशान बहुत करते हैं, परेशान कैसे करते हो बताता हूं। आदमी यहां पे खड़ा कर दो, सीढ़ी है, सीढ़ी पे एक आदमी चढ़ रहा है, पेंटर खड़ा है। अब बताओ, है ना, कुछ भी पूछ लें तो करना क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना है, नेट फोर्स इज 0, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में नेट टॉर्क अबाउट 0, टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 करो जिसमें ज्यादा खुपेच हो रही है, मतलब ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं जिस पॉइंट के अबाउट, और ऐसा पॉइंट जहां तक तुम्हें ग्राउंड वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लग रहे होंगे, एक नॉर्मल भी एक फ्रिक्शन भी, तो सबसे पहले इनको उड़ा दो, है ना। और ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है ना, ये म्यू mg लेस देन और इक्वल टू चल रहा है, तो इसकी वैल्यू वेरिएबल भी हो सकती है, तो इसी पे 0 कर लो तो ये f तो उड़ ही जाएगा पक्का। सबसे पहले f कोई तबाही मचा लो, क्योंकि f की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो वहीं पे उड़ा दो। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन निकालनी थी यार, कि भाई थीटा क्या होगा, मतलब कितने थीटा तक या कितना म्यू की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए कि ये स्लिप ना करे, म्यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम की स्लिप ना करे। मैंने तो एक्चुअली में सिर्फ कोई ऐसी चीज निकाली नहीं है ना, मैं तो एक्चुअली में एनालिसिस किए पूरे पे कि ऐसे ऐसे कुछ इक्वेशन लिख के दिखाई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं। एग्रीड है?
लोग कह अरे ये लोग कह रहे हैं सर स्टेयर्स फिक्स होती है। अरे स्टेयर वो नहीं, चढ़ने वाली नहीं, सीढ़ी, लकड़ी वाली सीढ़ी घरों में होती है ना, एक लकड़ी वाली जिस पे चढ़ सकते हैं। लोग पता नहीं इतने अमीर क्यों हैं। हाँ, अरे एक लकड़ी की सीढ़ी होती है जिससे लगा के कहीं पे भी चढ़ जाओ, है ना, पोल वोल के ऊपर चढ़ जाओ, है ना, ऐसा होता है। वो सीढ़ी की बात हो रही है, वो वाले स्टेयर्स की बात हो रही है। हाँ दिव्या, चमक गई बात तुम्हें? अरे आ जाओ, है ना, सुनो आगे बढ़ो। अगला एक और सवाल। अरे रुक जाओ, अभी मरो मत। एक और सवाल सुनो। एक और सवाल सुनो, है ना, लास्ट सवाल आज का, लेकिन सुनो ध्यान से। आइए सुनिए। क्या बोला गया कि एक रॉड थी, इस रॉड को इधर हिंज कर रखा था। क्या कर रखा था? हिंज, एंड के अबाउट। इसका मास m है और लेंथ l है रॉड का। बोला पहले तो यहां से ऐसे रस्सी बांध के लटका रखा था इस एंड से, है ना। इस वाले एंड को a मान लेते हैं, इस वाले एंड को b मान लेते हैं, ठीक है। रॉड रुकी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी अच्छी चल रही थी। पर हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमने कहा ये जिंदगी अच्छी चल रही तो हमें नहीं अच्छी लगी, हमने कुछ खुपेच किया, सुनो बात, है ना, ध्यान से। बोला कैंची ली और कैंची लेके रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी, है भागा नीचे। चमक सकता है तुम्हें? नीचे भागेगा, है। तो मुझसे क्या पूछा गया? फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये बोला गया। पक्का बोला गया फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। जैसे ही काटा तो उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछा गया। लोग कह रहे हैं सर ये तो मेरा डाउट है। बाबा करो भाई, करो कोशिश। करना क्या मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। कोशिश काम ये है कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। करना क्या है? जैसे ही काटा तो काटने के जस्ट बाद टॉर्क निकाल लो इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो और उस टॉर्क को आई अल्फा कर लो। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ml²/3। रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, राइट। तो बोला इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, उसको आई अल्फा के बराबर इक्वेट कर लो। आई की वैल्यू ml²/3 रख लो, काटा पीटी मचा के अल्फा निकाल लो। चलो कोशिश करो, कुछ है नहीं, आसान क्वेश्चन है। रॉड ये काट दिया है तो मतलब ये गायब हो गया है। ये काट दिया तो अब इसका कोई वजूद नहीं रह गया, नीचे गिरेगा ये, है ना। नीचे गिरेगा मतलब सेंटर पे फोर्स लगाएगा mg। क्या लगाएगा? mg, है ना। और जो इससे परपेंडिकुलर दूरी होगी वो होगी l/2। तो अब ये टॉर्क अबाउट a, क्योंकि यही हिंज है, टॉर्क अबाउट a इज व्हाट? mg l/2। दिस शैल बी इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू है ml²/3।
इंटू अल्फा, एम मर गया, एल मर गया एक, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये नीचे गया 3 ऊपर, 3gl/2, सही कह रहा हूं? हाँ, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3gl/2। देखो यार भाई आसान है यार, क्या कर रहा हूं यार, बात आसान है यार, क्या करना ही है। तो ये टॉर्क लिखना है इसके भाई, एक ही लग रहा है ना, mgl/2, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा mgl/2, है ना? गलत है, क्यों गलत है भाई? mgl/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई अल्फा, आई की वैल्यू ml²/3, mm मर गया, एक l ने एक l को मार दिया, अच्छा एक l नीचे आएगा, सॉरी ये वाला l नीचे आएगा, 3g/2l, अरे l कट गया ना तो एक l नीचे जाएगा ना, हाँ 3g/2l, हाँ चमक रही है 100%। हाँ, अब ये वाला पार्ट वापस नीट में कभी आया था, है ना, नीट या AIPMT में 2014 या 2013 की ऐसी बात है कोई, उस समय आया था ये पेपर में, ये वाला पार्ट आया था, पर हमारा इससे भी पेट नहीं भरा। हमने कहा ना मुन्ना ना, ऐसे काम नहीं। मैं कहा इतनी जल्दी नहीं, कुछ और भी करें, कुछ और भी क्या, मेरी बात समझो ध्यान से। ये सवाल क्यों लिया गया उसकी बात समझते हैं, उसको देखते हैं, ध्यान से सुनो। बोला गया जहां पे हिंज कर रखा है, हिंज पे पहली बात हमेशा रखना आपसे कि दो फोर्सेस लगते हैं, दो नॉर्मल, एक नॉर्मल N1 तो एक नॉर्मल N2। अब ये N2 N1 डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा लो, क्योंकि हिंज कहीं पे भी फोर्स लगा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है हिंज। पहली बात तो एक बात ध्यान रखो, हिंज में कोई वो नहीं है कि वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे रहेगा, नहीं, हिंज कैसे भी फोर्स लगा सकता है। मान लो हिंज इस एंगल पे लगा रहा है, तो मैंने इस एंगल वाले के दो कंपोनेंट तोड़ लिए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, तो एक बोल दिया N2, एक क्या बोल दिया N1। मान लो ये कभी इधर लगा रहा है नीचे के साइड, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ लूंगा, एक इधर N2, एक नीचे के साइड N1। तभी मैंने बोला नॉर्मल कहीं पे भी लग सकता है ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल में अंदर बाहर, वर्टिकल में ऊपर नीचे, कैसे भी है यहाँ पर, लेकिन दो तरीके से नॉर्मल लग सकते हैं। अब नॉर्मल तो कोई भी एक हिंज फोर्स को किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। अब की बात तोड़ लिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, किसमें तोड़ लिया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चमक रही बात है 100% डन। अब सुनो क्या हुआ, बोला इसको यहां से छोड़ा तो नीचे आएगा, किधर आएगा? नीचे। जब इस पॉइंट से इसको लीव करूंगा तो किधर आएगा? नीचे, है ना। नीचे आया तो मुझसे सेकंड पार्ट में पूछा गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। जब ये नीचे गिरा, यार छोड़ा तो ये नीचे आएगा, नीचे आया तो एक इंस्टेंट पे 37 डिग्री बनाने लगा। कितने बनाने लगा? 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पहले तो वो पूछा गया है। फिर उसके आगे और भी बात करेंगे उस पे, हिंज फोर्सेस पे। पहले इतना तो करें, फिर आगे और करेंगे। आज इतना कर ले, है ना, फिर आगे और बात करेंगे, है ना, अगली क्लास में। इसके थर्ड पार्ट पे अगली क्लास में कर लेंगे, पहले सेकंड पार्ट तक तो करो। क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया वो लिखने की कोशिश करो। पागल हो गया कुत्ता यहाँ का, आज पता नहीं कहाँ जाना चाहता है। हाँ अरे वो मैच वाले लोग, दीपक बैठ के बता रहे हैं मैच बहुत अच्छा जा रहा है। तुम्हारा भी मैच बहुत अच्छा ही जा रहा है। 3-4 साल मैच देखोगे बैठ के 11th में ही, फिर 3-4 साल 12th में, बूढ़े हो जाओगे। हाँ, और गलती से शादी वादी हो गई तो बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक मैच ही देखते रहना बैठ के।
टाइम पास कर रहे हैं, मेरे से पंगे ले रहे हैं, बताओ इतना शरीफ आदमी हूं मैं। अरे अजीब बातें कर रहे हैं, हाँ टाइम पास कर रहे, क्या बोल रहा है ये? अबे ना ये वो नहीं है भाई। हाँ स्कूल लाइफ में सिर्फ 2 ही आईपीएल देखूंगा, देखता हूँ कितना आईपीएल देखता हो तुम? अरे नहीं भाई मैंने नहीं रखा। हाँ मैं बालकनी के पास नहीं हूँ, पर लेकिन यार भाई वो पागल हो गया बेचारा, है ना, वो भौंकता जा रहा है। हाँ सुनो इधर देखो, आओ सुनो ध्यान से देखो, इधर सुनो। बोला गया 37 डिग्री मतलब नीचे आ जाएगा, ये कुछ नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो बात समझना, मतलब ये ऐसे था पहले हॉरिजॉन्टल से, इससे कुछ नीचे आ गया, ऐसे बना रहा हूं, ये एंगल 37 डिग्री। अब ये नीचे के साइड मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे L/2 की दूरी पे, तो जो ये वाली हाइट है वो कितनी होगी? L/2 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। कितनी होती है? 3/5। तो मतलब जो ये नीचे आया है वो आया है 3L/10। L/2 इंटू 3/5 मतलब 3L/10। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई है? mg इंटू 3L/10। दिस शैल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पक्का? mL²/3 इंटू, अबे हाफ m पोटेंशियल एनर्जी घटी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, खत्म। mm मर गया, LL मर गया, ओमेगा की वैल्यू लिख लेता हूं। ओमेगा स्क्वायर इज, ये 3 हो गया 9, 2 ने इसको मारा 5, 2g/5L, एक L ने एक L को मार दिया, ठीक है। और कुछ तो नहीं बच गया, फिर कुछ छोड़ ना दूं। हाँ 2 5 3 3 9, ठीक है बिल्कुल सही है ना 3, हाँ ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू रूट में, तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी 3√g/5L, या ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चमक गई बात है? अरे यार करना क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वो ओमेगा के बराबर, ऐसी बातें कर रहे। हाँ पक्का 100% है ना। तो ऐसे काम है ये पूरा का पूरा, है ना। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। 37 डिग्री बना रहा है मतलब ऐसा काम कर रहा है, हाँ। तो ये कितना नीचे आया है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। तो ये काम कर लिया, राइट। अब अगली क्लास में बात ये होगी कि भाई अगर ओमेगा है तो सर्कुलर कर रहा है, अगर सर्कुलर कर रहा है तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? और इस पॉइंट पे अल्फा निकालो, इस पॉइंट पे अल्फा निकालना होगा तो क्या इधर mg लग रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर दूरी मतलब L/2 cos 37 है इस पॉइंट के अबाउट। तुम बस ये बात फील कर लो, जैसे जैसे नीचे आएगा अल्फा की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क विल चेंज। जब ये नीचे आएगा तो अब की बार दूरी कम हो जाती है, जैसे जैसे दूरी कम हो रही है टॉर्क चेंज हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है तो अल्फा भी कम हो रहा है। तो अल्फा इज कंटिन्यूअसली वेरिंग। तो इस पॉइंट का अल्फा अलग आया है, अगर नीचे 37 डिग्री पे पूछूंगा तो उसका अल्फा अलग आएगा, और अल्फा की ही 80 देगा, और 80 है तो मतलब टेंजेंशियल फोर्स है। 80 है तो मतलब क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्सेस में कौन कौन से हिंज में कितना क्या लग रहा है वो सब बातें करनी है अगली क्लास में। चमक रही बात? धीरे धीरे हम लेवल को अपलिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे हैं, है ना। पहले आज हमने एक आसान सवाल किया जिसमें इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर इधर लेके आए हम एंगुलर वेलोसिटी पे। अब अगली क्लास में इस ऐसा ही एक और सवाल दे देंगे जिसपे एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेंगे, है ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। फिर वहां से हिंज फोर्सेस निकालेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? हिंज फोर्स। जा रहेगा? पक्का है ना, ऐसा काम करेंगे। या तो हिंज फोर्स 2 तरीके के होंगे तो वो सब निकाल के ट्राई करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काम है, इतनी ही सभा है। ऐश करो, पार्टी करो।